जब सरहद सन्नाटे में डूब जाती है और पहाड़ों की चुप्पी चीखने लगती है, तब कुछ ऐसा जागता है जो ना इंसान है ना ही जानवर। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जो अरुणाचल बॉर्डर के उस रास्ते से गुजरा जहां डर सांस लेता है और जहां मौत ट्रंक के ऊपर उड़ती है। अरुणाचल ट्रंक चाइनीज बॉर्डर की सायाजदा कहानी, मिशन की शुरुआत। मेरा नाम यूसुफ अली है, बिहार के सिवान जिले का रहने वाला हूं। जिंदगी भर ट्रक चलाया है और मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो देखा उस ट्रक के साथ उस सफर में, वो अब भी नींद में आकर मेरी रूह को झकझोर देता है। वो दिसंबर की सुबह थी जब मुझे एक कॉल आया इंडियन आर्मी से। मैं पहले भी उनके लिए सप्लाई ट्रांसपोर्ट करता रहा हूं, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। फोन पर एक सीधा आदेश मिला, यूसुफ भाई, आपको एक खास ट्रंक और कुछ जरूरी सप्लाई लेकर अरुणाचल के सीमावर्ती इलाके तक जाना है। यह सीक्रेट ऑपरेशन है। ट्रंक किसी हाल में नहीं खुलना चाहिए और रास्ते की रिपोर्टिंग आप सिर्फ हमें देंगे। मैंने हामी भर दी, पर दिल में अजीब सी घबराहट थी। मैंने जिंदगी में हजारों किलोमीटर ट्रक चलाया है, पर तवांग और सेला पास की तरफ का इलाका हमेशा से रहस्यमय और खतरनाक माना जाता है। बर्फ से ढकियों वीरान पहाड़ियां, चीन की सीमा के बिल्कुल करीब, और मौसम जो किसी भी पल जान ले सकता है। मेरे साथ था मनोज सिंह, खलासी नहीं भाई, जैसा जवान है पर अनुभव से भरा। उसके पिता रिटायर्ड फौजी थे और इस मिशन से वह भी जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। हमने पटना से गुवाहाटी की तरफ ट्रक ले जाना शुरू किया। गुवाहाटी के पास एक आर्मी बेस में हमें रोका गया। वहां ट्रक की पूरी चेकिंग हुई, सर्टिफिकेट दिए गए और फिर वो ट्रंक जो लकड़ी और लोहे से बना था, लगभग 6 फीट लंबा, 4 सिपाहियों ने उठाकर हमारे ट्रक में रखा। मैंने पूछा, क्या है इसमें? सिर्फ इतना जवाब मिला, सवाल मत करो, सिर्फ पहुंचा दो सही सलामत। रास्ते में कोई खोलेगा नहीं इसे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। रास्ते की शुरुआत सिलीगुड़ी से हुई। हमें बोमडीला होते हुए सेला पास पार करके तवांग पहुंचना था। जगह जगह पुलिस चेकिंग होती रही, लेकिन आर्मी का लेटर दिखाते ही बिना सवाल जवाब के हमें आगे बढ़ा दिया जाता। मनोज बोला, यार यूसुफ भाई, कुछ गड़बड़ है। ट्रंक भारी तो है, लेकिन उसमें कुछ हलचल जैसी लगती है। मैंने कहा, ऐसी बात मत कर मनोज, अभी सफर लंबा है। दूसरी रात बोमडेला के पास हमने ट्रक एक ढाबे पर रोका। ठंडी इतनी थी कि हड्डियां चटक जाएं। ट्रक में ही सो गए हम। आधी रात को मेरे कानों में किसी के खरोचने की आवाज आई, जैसे कोई ट्रंक के अंदर से लकड़ी पर नाखून चला रहा हो। मैंने झट से उठकर देखा, ट्रंक अपनी जगह पर था, बंद। मैंने खुद को समझाया, ठंड है, सोच ज्यादा रही है। पर मनोज भी उठ गया था। वो बोला, आपने सुना जैसे कोई अंदर है। हमने टॉर्च से पूरा ट्रक चेक किया, कुछ नहीं मिला। तीसरी रात से लपास पार करने वाले थे। बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और रास्ते बेहद खतरनाक थे। हम आर्मी रेडियो से जुड़े हुए थे। अचानक एक कॉल आई, सावधान रहें, बॉर्डर के पास चीनी सैनिकों की मूवमेंट देखी गई है। रात में ट्रक ना रोके, ट्रक की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। हमने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी, पर जैसे ही हम एक मोड़ पर पहुंचे, सामने एक आदमी आ गया, पूरी आर्मी की वर्दी में, लेकिन उसका चेहरा गायब था, सिर्फ साया था। ट्रक झटके से रुका। मैंने टॉर्च मारी, कोई नहीं था। मनोज थरथरा गया, भाई ये क्या था? सेला पास की उस डरावनी रात के बाद मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था। आंखें झपकती तो सामने वहीं अंधेरे में खड़ा फौजी साया दिखता, जिसका चेहरा ही नहीं था। ट्रक के अंदर बैठे हम दोनों, मैं और मनोज, खामोशी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बाहरी ठंड से ज्यादा अंदर की घबराहट ने हमें जकड़ लिया था। भाई ये रास्ता कुछ अजीब है, मनोज फुसफुसिया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने जोर से इंजन स्टार्ट किया और ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। सेला पास का इलाका बेहद खतरनाक था। एक तरफ पहाड़ की खड़ी दीवारें और दूसरी तरफ गहरी खाइयां। हम लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर थे और हर एक मोड़ पर जान का खतरा था। तभी एक और घटना हुई। जैसे ही हम एक मोड़ पर मुड़े, ट्रक के अंदर से फिर वही आवाज आई, ट्रंक के भीतर से खरोचने की। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी, जैसे किसी ने अंदर से लकड़ी को नोचा हो। मैं अचानक ब्रेक मारते हुए ट्रक रोक दिया। मनोज झटके से सामने वाली डैशबोर्ड से टकराया। क्या हुआ यार? आवाज फिर आई। मनोज ट्रंक के अंदर से हम दोनों ट्रक से उतरे, पीछे की तरफ आए। ट्रंक वैसा का वैसा बंद था, लोहे की मोटी चैन से जकड़ा हुआ। मैंने हाथ लगाया, ठंडा था, पर अंदर से हल्की थरथराहट महसूस हुई। कहीं कोई जानवर तो नहीं अंदर? मनोज ने कहा। जानवर? आर्मी ने कहा था, ट्रंक नहीं खोलना, कोई चीज होगी।
पर जिंदा चीज हमने ट्रंक के पास बैठकर कुछ मिनट बिताए। पर अब आवाजें बंद थी, सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में सिर्फ बर्फ गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। हम सैला पास से नीचे उतरते हुए जंग वाटरफॉल के पास पहुंचे। वहां एक छोटा सा आर्मी कैंप मिला जहां कुछ जवान आग के पास बैठे थे। उन्होंने हमें गर्म चाय दी और हमसे रास्ते की जानकारी ली। मैंने झिझकते हुए पूछा, भाई इस रूट पर कुछ अजीब देखा है आपने? एक सीनियर जवान ने मेरी तरफ देखा और कहा, भाई साहब यहां तो बहुत कुछ अजीब होता है। आप जिस ट्रंक को ले जा रहे हो ना, उसके जैसे कई ट्रंक हमने पिछले साल भी भेजे थे, लेकिन जिन ड्राइवरों ने वो काम किया कुछ महीनों तक वो लापता हो गए थे। एक की तो लाश ही नहीं मिली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पर क्यों ट्रंक में है क्या, वो हम भी नहीं जानते। हमें बस ऑर्डर मिलता है, पर इतना जरूर पता है उसमें जो भी है वह इंसान ही नहीं है। मनोज मुझे देखकर कांप गया। हम दोनों ने उस रात वहीं एक फौजी तंबू में रात बिताई, पर नींद किसी की नहीं आई। ट्रक में बंद रहा, पर हर कुछ घंटों में उसमें से थपथपाहट, खरौंच और कभी कभी धीमी सी कराहने जैसी आवाजें आती। सुबह जल्दी ट्रक स्टार्ट किया और तवांग की ओर रवाना हो गए। रास्ता और भी खतरनाक हो चला था। बर्फबारी तेज थी और पहाड़ों में धुंध कुछ इस कदर छाई थी कि 10 मीटर से आगे कुछ नहीं दिखता। मनोज खिड़की के बाहर देख रहा था और अचानक वो चिल्लाया, भाई देखो कोई खड़ा है सामने। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक के आगे दूर बर्फ में लिपटा एक आदमी खड़ा था, पर उसका चेहरा धुंधला था। हमने लाइट्स ऑन की, हॉर्न मारा, कोई हरकत नहीं। फिर वह आदमी अचानक गायब हो गया। हमने जैसे तैसे रास्ता पार किया और तवांग गेट तक पहुंचे, लेकिन यहां हमें एक और झटका लगा। आर्मी रेडियो अब सिग्नल नहीं पकड़ रहा था। मैंने बार बार रिसीवर घुमाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जीपीएस भी ब्लैंक हो गया। हम अब एक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट जोन में आ गए थे। हमने ट्रक रोका और बाहर आकर देखा। पूरा इलाका सुनसान था। एक तरफ ऊंचाई पर तवांग मोनेस्ट्री की छतें दिख रही थीं, दूसरी तरफ पहाड़ों की चुप्पी थी। तभी दूर से घुंघरुओं की आवाज आई। घुंघरू इस इलाके में मनोज चौंका और फिर वो दिखाई दी। एक औरत सफेद कपड़े में ट्रक के सामने से बर्फ पर चलती हुई बिना आवाज की। उसके पैरों के नीचे बर्फ नहीं दब रही थी, वो हवा में चल रही थी। मैं और मनोज हिल नहीं पाए। औरत ट्रक के करीब आई, ट्रंक के पास जाकर रुकी और गायब हो गई। तभी ट्रंक से एक भयानक चीख सुनाई दी। हम डर के मारे ट्रक के अंदर बंद हो गए। अब ट्रंक हिलने लगा था, जोर जोर से, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं चिल्लाया, हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। नहीं भाई, आर्मी ने मना किया है। हमने किसी तरह हिम्मत करके ट्रक फिर चलाया और जैसे ही हमने मोड़ पार किया, सामने एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड दिखा। जोजिला से 12 किलोमीटर दूर युद्ध क्षेत्र आगे जाना मना है। पर जीपीएस बंद था, रास्ता बंद था और ट्रंक अब लगातार कंपन कर रहा था। तभी दूर से फायरिंग की आवाज आई, गोलियां, बम और चीखें, जैसे कोई युद्ध चल रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। मनोज ने डर से कहा, हम शायद वक्त में पीछे आ गए हैं भाई, या फिर किसी और दुनिया में। और मैं खुद से सवाल कर रहा था, क्या वाकई कोई ट्रंक इतना खतरनाक हो सकता है कि वह वक्त, जगह और इंसानियत सबको चीर दे? मैं और शमशेर अब तवांग की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता उबड़ खाबड़ था, पर उससे ज्यादा बेचैन कर रही थी वो अजीब सी खामोशी। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, बस पहाड़ों की आवाज और हमारी ट्रक की गुर्राहट। ठंडी हवा शरीर में घुस रही थी और ट्रक के बोनट पर हर 5 मिनट में ओस की बूंदें जम जाती थी। तवांग मोनेस्ट्री पास आ रही थी। एक तरफ सेना की पुरानी पोस्ट थी और दूसरी तरफ खड़ी थी वह सदियों पुरानी मोनेस्ट्री। सफेद दीवारें, लाल सुनहरी छत और झंडियों से सजा हुआ माहौल। लेकिन उस दिन वहां एक अजीब सन्नाटा था। मैंने ट्रक धीरे किया। शमशेर, तूने भी सुना? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ भाईजान, जैसे कोई अंदर से बुदबुदा रहा हो। बौद्ध मंत्र नहीं थे ये, कुछ और था। उसकी आवाज कांप रही थी। हमने ट्रक रोका। ट्रक का पिछला हिस्सा यानी ट्रंक कुछ देर से हल्का हिल रहा था, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। नहीं, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। नहीं, जैसे कोई हवा नहीं, कोई चीज थी। मैंने फिर से उस पेपर पर निगाह डाली जो बेस कैंप से मिला था। खोलना मना है, पर अगर खुल जाए तो आंखें बंद कर लेना। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ट्रंक की तरफ देखा। लोहे के ताले पर अब एक धुन सी जमी थी, जैसे किसी की ठंडी सांसें उस पर पड़ी हों। भाईजान, लगता है कुछ तो है इसमें, और मोनेस्ट्री के पास आकर यह सब और भी बढ़ रहा है।
शमशेर ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और नीचे उतरा। मैं भी उतरा और दोनों ट्रक के पीछे पहुंचे। अचानक वो हुआ, ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। अब ना कोई आवाज ना कोई रोशनी। फिर ट्रंक के अंदर से एक कराटी सी थरथराती आवाज आई, जैसे कोई सालों से बंद हो और अब जाग रहा हो। हम दोनों पीछे हटे नहीं। इसे अभी मत खोलो, कुछ गलत होगा, मैंने खुद को समझाया। लेकिन तभी सामने से एक साधु आया, केसरिया कपड़े, बर्फ में नंगे पैर और उसकी आंखें, वो आंखें जैसे अंदर तक देख रही हूं। तुमने इसे ले जाने का जिम्मा लिया है, लेकिन इसे मॉनेस्ट्री से दूर रखो, यहां पुराना श्राप है। श्राप? मैंने डरते हुए पूछा। हाँ, यहाँ के ऊपरी इलाकों में एक आत्मा रहती है, एक भिक्षु की, जिसने तिब्बत से कुछ लाया था, लेकिन वो कभी चैन से नहीं सोया। हम कुछ कह पाते इससे पहले वो साधु हवा में गायब हो गया, जैसे था ही नहीं। शमशेर मुझे देख रहा था, उसकी आंखों में सवाल थे और डर भी। मैंने गहरी सांस ली, ट्रक का दरवाजा खोला और कहा, चल, हमें ये ट्रंक सीमा पार तक पहुंचाना है, चाहे कुछ भी हो। ट्रक फिर स्टार्ट हुआ, पर अब लग रहा था जैसे कोई तीसरा हमारे साथ बैठा हो। हम धीरे धीरे तवांग मोनेस्ट्री से आगे बढ़े। पहाड़ अब और भी सुनसान और खौफनाक हो चले थे। हर मोड़ पर ऐसा लगता जैसे कोई छाया पीछा कर रही हो। ट्रक का पिछला हिस्सा अभी भी अजीब तरह से हल्का सा हिलता था, जैसे अंदर से कोई सांस ले रहा हो। रात के करीब 2 बजे हम बूमला पास की ओर पहुंच चुके थे। यही जगह थी जो भारत चीन बॉर्डर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर थी। यहाँ सेना का एक सख्त चेक पोस्ट था। हमें रुकना पड़ा। ओवरलोड ट्रक किसका है ये? एक जवान ने टॉर्च मारते हुए पूछा। मेरा नाम असलम है। बेस कैंप से सील्ड ट्रंक लेकर आ रहे हैं, ऊपर वाले कैंप तक। सील्ड ट्रंक? जवान की आवाज में शक था। उसने एक इशारा किया और 2 जवान ट्रक के पिछले हिस्से की ओर गए। उन्होंने एक्सरे स्कैनिंग मशीन लगाई और स्क्रीन पर देखने लगे, और तभी स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरी। एक झुकी हुई आकृति जिसकी रीढ़ मुड़ी हुई थी और चेहरा जैसे किसी तिब्बती मास्क से ढका हो, आंखें लाल। ये क्या है? जवान फुसफुसाया। हम नहीं जानते सर, हमें कहाँ गया है।